हिंद दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आपका सिलेक्शन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीधे भर्ती के माध्यम से किसी भी सरकारी नौकरी के लिए होता है, खास करके केंद्रीय सेवा के अधीन किसी भी पोस्ट के लिए होता है, तो आपकी सीनियरिटी क्या होती है? आपकी सीनियरिटी सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद बनती है या फिर सरकारी नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही आपकी सीनियरिटी तय हो जाती है? यह प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सिलेक्शन लिस्ट जारी होता है तो उसके बाद जब अपॉइंटमेंट लेटर कैंडिडेट्स को मिलता है तो उनके बीच में जॉब ज्वाइन करने की होड़ लग जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि अगर वह सरकारी नौकरी पहले ज्वाइन करते हैं तो सर्विस में सीनियर माने जाएंगे और उसी सिलेक्शन लिस्ट से जो कैंडिडेट सरकारी नौकरी बाद में ज्वाइन करेंगे उस सर्विस में जूनियर माने जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं इस भ्रम को भी दूर करने जा रहा हूं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें कंसोलिडेटेड लिस्ट, सिलेक्शन कम मेरिट लिस्ट और रिजर्व लिस्ट कैसे तैयार होता है, कैसे बनाया जाता है, और उसी समय में जो डायरेक्ट रिक्रूट्स होते हैं उनकी सीनियरिटी कैसे तय की जाती है, यानी कि साथ साथ सीनियरिटी लिस्ट भी बन जाता है जो कि आपको पता नहीं होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि सिलेक्शन लिस्ट में कि कई सारे कैंडिडेट्स को ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद सिलेक्शन लिस्ट में नाम नीचे होता है और कुछ कैंडिडेट्स को कम मार्क्स मिलने के बावजूद भी उसी सिलेक्शन लिस्ट में नाम ऊपर होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि इससे संबंधित प्रोविज़न क्या है। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू कि कितनी वैकेंसी है और किस तरह से सिलेक्शन होना है। आप देख सकते हैं कि 11 वैकेंसी है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 11 वैकेंसी है और जिसमें 6 जनरल के लिए है, 2 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए और 1 एसटी के लिए रिजर्व है। और यहाँ जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया है जनरल जो कैंडिडेट है उनके लिए 50% रखा गया है और कंसेशन या रिलैक्सेशन देने के बावजूद जो एससी एसटी ओबीसी के लिए जो मिनिमम मार्क्स रखा गया है वो 45% रखा गया है। यानी कि जिन जनरल कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स मिलेंगे वो क्वालिफाइड माने जाएंगे और उसी तरह एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट जिनको मिनिमम 45% मार्क्स मिलेंगे वो भी क्वालिफाइड माने जाएंगे। और ये है स्टैंडर्ड। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि 11 वैकेंसी को ही मैंने क्यों लिया है। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि किसी ईयर में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं उनका सिलेक्शन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए 11 कैंडिडेट यहाँ 11 वैकेंसी है, उसके लिए 6 जनरल के लिए है और 5 रिजर्व कैंडिडेट के लिए है। और सरकार ने आदेश भी दे रखा है कि वैकेंसी बैकलॉग ना हो रिजर्व कैटेगरी के लिए, इसीलिए जब भी वैकेंसी अराइज होता है तो उसे जल्दी भरने की कोशिश की जाए, क्योंकि किसी भी रिक्रूटमेंट ईयर में जो रिजर्व कैंडिडेट का सिलेक्शन है रिक्रूटमेंट है वो टोटल वैकेंसी के 50% से ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो ये लॉजिक है, इसलिए मैंने 11 लिया है जिसमें 6 जनरल के लिए है और 5 रिजर्व वैकेंसी है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मेरिट लिस्ट, कंसोलिडेटेड लिस्ट, सेलेक्ट लिस्ट, रिजर्व पैनल और सीनियर लिस्ट कैसे तय होती है। तो उसके लिए मैं आप यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जनरल में 7 कैंडिडेट्स हैं, उनको जो मार्क्स मिले हैं उनके नाम के सामने दिखाया गया है। और उसी तरह आप देख सकते हैं कि एससी एसटी और ओबीसी जिन कैंडिडेट को जितने मार्क्स मिले हैं
उनका नाम दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि टोटल 16 कैंडिडेट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कि क्वालिफाई किया है, यहाँ पर क्वालिफाइड लिस्ट में है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि जहाँ भी स्टार लगा हुआ है, ये 63 देखिए एससी कैटेगरी में, और एसटी में जो एम कैंडिडेट है उनको 59 मिले हैं, वहाँ स्टार लगा हुआ है कि उन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है, उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद जहाँ भी एट द रेट ऑफ लगा हुआ है, इन कैंडिडेट्स को मिनिमम मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि इनको 50% मार्क्स नहीं मिले हैं, लेकिन 45% या उससे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, जो कि आप उसके सामने में देख सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, अगर उनको 50% से इसमें ज़्यादा आता है, जिनके मार्क्स 50% से ज़्यादा है, बिना किसी कंसेशन के एज रिलैक्सेशन या फिर मार्क्स में रिलैक्सेशन लिए, तो उनको जनरल कैटेगरी में सेलेक्टेड माना जाता है। और जिन कैंडिडेट्स ने जो रिजर्व कैटेगरी के हैं और जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है या फिर मार्क्स में रिलैक्सेशन लिया है, तो उनको रिजर्व कैटेगरी में एडजस्ट किया जाता है। ये इसका एक क्राइटेरिया है। अब आप यहाँ आगे देखिए कि इस साइड जो आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, उसमें तो पहले भी आपको मार्क्स दिखा दिया है। अब इसके लिए सबसे पहले कंसोलिडेटेड लिस्ट तैयार होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड लिस्ट तैयार होता है। अब ये कंसोलिडेटेड लिस्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये जो मार्क्स कैंडिडेट को मिले हैं उसे आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। टोटल 16 कैंडिडेट आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, टोटल 16 कैंडिडेट का मार्क्स है। और जिनको भी यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एज रिलैक्सेशन मिला है या फिर मार्क्स में रिलैक्सेशन मिला है, उनके सामने उसे इंडिकेट किया गया है, यानी कि स्टार से एज रिलैक्सेशन वाले को, और जिनको मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया गया है उनको यहाँ पर एट द रेट से किया गया है। अब यहाँ देखिए, अब कंसोलिडेटेड लिस्ट से ही आपको पता चल जाएगा कि जैसा कि आपने देखा है कि 6 जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। तो पहले आप यहाँ देखिए कि 6 किन जनरल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप यहाँ देखिए ऊपर में ए कैंडिडेट ए है, जो जनरल कैटेगरी से है, 65 मिले हैं, इनको सिलेक्शन होगा। फिर देखिए बी ओबीसी, जो यहाँ देख रहे हैं कि कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है लेकिन उनको 62 मार्क्स आया है, ये भी जनरल लिस्ट में जाएगा। उसके बाद एल देखिए, यहाँ एससी है जिनको 60 मार्क्स मिला है और कोई भी रिलैक्सेशन किसी भी तरह का नहीं लिया है, ये भी जनरल कैटेगरी में इनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद सी जनरल है, डी जनरल है और ई जनरल है। उन कैंडिडेट्स को देखिए जो मार्क्स मिले हैं। तो ये जो 6 कैंडिडेट्स हैं, इनका सिलेक्शन अब होगा जनरल कैटेगरी में। अब रिजर्व लिस्ट का क्या होगा उसको मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ देखिए, अब चूँकि आपने देखा है कि 2 वैकेंसी है एससी के लिए, तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर के और एन, के जो कैंडिडेट है यहाँ पर आप देखिए कि के का 63 मार्क्स है, लेकिन इन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है। और उसके बाद आप एन कैंडिडेट को देखिए कि इसको 49 है। तो ये दोनों आप देखेंगे कि सीनियरिटी लिस्ट में ये नीचे आ जाएगा, जबकि 63 मार्क्स है। जब सीनियरिटी लिस्ट आपको दिखाएंगे आगे, तो 63 मार्क्स होने के बावजूद भी सीनियरिटी लिस्ट में ये नीचे हो जाएंगे, क्योंकि इनको रिलैक्स स्टैंडर्ड यानी कि एज रिलैक्सेशन मिला है और दूसरे को मार्क्स में रिलैक्सेशन मिला है। एंड कैंडिडेट जो यहाँ देख रहे हैं जिनको 49 मिला है, तो इन दोनों का सिलेक्शन होगा। क्योंकि एससी कैटेगरी में आप वैसे भी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि 63 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 63 है और दूसरे को 49 है। तो आप यहाँ देखें कि 2 वैकेंसी के और एन का सिलेक्शन होना है। अब तीसरा आप देखिए कि इसमें एसटी कैंडिडेट, तो एसटी कैंडिडेट में देखिए कि एम कैंडिडेट है जिनको 59 मिला है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो एम कैंडिडेट है यहाँ पर उनको भी उतने मार्क्स मिले हैं, यानी कि यहाँ देखिए एम को 59 है, लेकिन यानी कि 50% मार्क्स से ज़्यादा है, लेकिन इनका भी जो नाम जब सिलेक्शन लिस्ट में आएगा तो ये नीचे होगा, चूँकि इन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है। और एम का सिलेक्शन होगा इसमें से एसटी कैटेगरी में। अब आपको दिखाता हूँ कि ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी में आपने देखा है कि 2 रिजर्व वैकेंसी है, तो ओबीसी में जे और आई का सिलेक्शन होगा। चूँकि यहाँ जो बी नंबर का कैंडिडेट है ये जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। अब रिजर्व कैटेगरी में वो आएंगे जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है या मार्क्स में रिलैक्सेशन लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं
कि जे नाम का कैंडिडेट जो ओबीसी है 48 मार्क्स मिले हैं, और आई जो कैंडिडेट है ओबीसी जिनको 47 मार्क्स मिले हैं, ये दोनों रिजर्व कैटेगरी में एडजस्ट किए जाएंगे। तो आपने देख लिया कि किनका सिलेक्शन अब होना है। अब आप यहाँ देखिए, ये जो सिलेक्शन का मेरिट लिस्ट है, अब उसे देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में भी आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किनको कितने मार्क्स मिले हैं, और ये जो लिस्ट आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, यही है सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट लिस्ट, या फिर आप इसे सीनियरिटी लिस्ट कह सकते हैं। अब देखिए ये कैसे बना कि जो 6 कैंडिडेट है यहाँ तक देख रहे हैं, जो ऑन मेरिट, यहाँ लिखा हुआ है ऑन मेरिट, यानी कि जिनको 50% से ज़्यादा मार्क्स मिले थे और जिन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है, वो 6 को ऊपर रखा गया है, जिसको आपको पहले ही जनरल कैटेगरी में आपको दिखाया है। उसके बाद देखिए यहाँ जो 7 नंबर पर देख रहे हैं, के नाम का एससी कैंडिडेट है, ये रिजर्वेशन कैटेगरी में यानी कि रिजर्व वैकेंसी में इनका हुआ है, चूँकि इन्होंने रिलैक्सेशन लिया है। आप वहाँ भी देख सकते हैं कि के जो कैंडिडेट है इन्होंने रिलैक्स 63 मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि एज रिलैक्सेशन इन्होंने लिया है। उसके बाद एम देखिए एसटी कैंडिडेट है, और एम को आप वहाँ देख सकते हैं कि जो मार्क्स मिले हैं, तो एम जो है एम को 59 मार्क्स मिले हैं, उसके बावजूद जो है इसे यहाँ नीचे मार रहे हैं, चूँकि रिजर्व कैटेगरी मारे हैं। उसके बाद एन एससी कैंडिडेट को आप देख रहे हैं कि ये भी अगेंस्ट रिजर्वेशन हुआ है, और जे और आई जो आप यहाँ देख रहे हैं, जे और आई को ये भी रिजर्व कैटेगरी में आए हैं, इनका नाम यहाँ पर नीचे में रखा गया है, यानी कि मार्क्स के हिसाब से अब वो नीचे होते गए हैं, यानी कि रिजर्व कैटेगरी में भी एज रिलैक्सेशन, मार्क्स रिलैक्सेशन लेने के बावजूद जिनको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं वो ऊपर आएंगे, और जिनको कम मिले हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं 11 कैंडिडेट का ये सिलेक्शन हो चुका है यहाँ पर, जिसमें 6 जनरल कैटेगरी में, और जिसमें आप देख रहे हैं कि एक एससी और एक ओबीसी जिनको जनरल कैटेगरी के बराबर में मार्क्स मिले थे। तो यानी कि लास्ट जो जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है तो उससे ज़्यादा मार्क्स मिले थे, कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है, तो उनका जो 6 जनरल कैटेगरी में है तो उसमें उनका सिलेक्शन हुआ, और बाकी जो 5 रिजर्व है, और 5 रिजर्व में उनको एडजस्ट किया गया है जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया या फिर मार्क्स में रिलैक्सेशन लिया है। तो ये आपने देखा है। और अब कुछ फैक्ट देखिए यहाँ पर, जो अभी मैंने बताया है, जैसे के और एम, के एससी है और एम एसटी कैंडिडेट है, इनको चूँकि यहाँ पर नीचे क्यों रखा गया है, चूँकि इन्होंने रिजर्व वैकेंसी में इनका सिलेक्शन हुआ है। उसी तरह अब एक चीज़ और देखिए कि जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसको उन्हीं रिजर्व पोस्ट को जो है सो उसी कैटेगरी से भरा जाएगा। ये भी रूल है कि दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट से उसको नहीं भरा जाएगा, भले बैकलॉग रह जाए। और इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि जो अब जनरल कैटेगरी में आप इस साइड देखेंगे वो थोड़ा पीछे में छुप गया है। यहाँ पर देखिए कि एफ और जी कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो वो चूँकि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। यहाँ एफ और जी कैटेगरी के कैंडिडेट देखेंगे कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो इसलिए इस केस में उनका क्या होगा, जैसे वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एफ और जी कैटेगरी में ये दोनों जनरल कैंडिडेट्स हैं और उनको 50% से ज़्यादा मार्क्स भी हैं, लेकिन जो यहाँ 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसमें उनका नाम नहीं है, इसमें उनका नाम नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये एफ और जी को इनको रखा जाएगा रिजर्व लिस्ट में, और यही हो जाता है रिजर्व पैनल। और दूसरे कैटेगरी में भी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और क्वालिफाइड है उनको रिजर्व लिस्ट में रख दिया जाएगा। और मान लीजिए कि अगर किसी कारण से कोई मान लीजिए कि ज्वाइन नहीं करता है, मान लीजिए कि यहाँ रिजर्व कैटेगरी में जो के एससी कैंडिडेट है ये ज्वाइन नहीं करता है, तो अब ये रिजर्व लिस्ट से ही इसको भरा जाएगा। अगर ये 6 जनरल है तो जनरल में अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो एफ और जी जो रिजर्व लिस्ट में आप देख रहे हैं, तो ये एफ और जी को जो भी कैंडिडेट अगर एक ज्वाइन नहीं करता है तो इसमें एफ या जी में जिनको भी ज़्यादा मार्क्स मिले हैं तो पहले एफ को, अगर दूसरा कैंडिडेट जनरल में से ज्वाइन नहीं करता है या छोड़ देता है तो उसके बाद जी को मौका मिलेगा, रिजर्व लिस्ट से उसको भरा जाएगा। यानी कि जिस कैटेगरी का कैंडिडेट है अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसी कैटेगरी के रिजर्व पैनल से उनको भरा जाएगा। तो दोस्तों आप ये समझ गए कि यही हो जाती है सीनियरिटी लिस्ट, यानी कि सर्विस में अब आप बाद में ज्वाइन करेंगे या पहले ज्वाइन करेंगे, जो आपको टाइम दिया जाता है ज्वाइन करने के लिए उसकी विद इन टाइम आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सीनियरिटी ऐसे ही बनी रहेगी
और यही सीनियरिटी है। और इसी कारण से है कि कुछ कैंडिडेट्स को ज़्यादा मार्क्स मिले हैं तो भी ये सीनियरिटी लिस्ट में नीचे हैं जिन्होंने रिलैक्सेशन लिया है, और किसी कैंडिडेट को कम मार्क्स मिले हैं वो ज़्यादा यानी कि उनको ऊपर रखा गया है। ये भी कारण है, ये रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के कारण। और यही सीनियरिटी लिस्ट है, और यही आपकी सर्विस में सीनियरिटी हो जाती है, आपकी इंटर से सीनियरिटी। अब यहाँ देखिए जो ए पर है तो अब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जितना टाइम दिया जाता है या मैक्सिमम 6 मंथ का है, तो उसके अंदर अगर ए ज्वाइन करते हैं और ए जो है सो फर्स्ट डे ही ज्वाइन कर लेता है अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद, तो भी जो यहाँ 11 नंबर पर कैंडिडेट हैं वो 11 पर ही रहेंगे, और जो 1 नंबर पर यहाँ कैंडिडेट देख रहे हैं वो 1 नंबर पर ही रहेंगे। सीनियरिटी में कोई हेरफेर नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपके मन में जो मिथक है वो मिथक अब आपको दूर हो गया होगा, यानी कि अब आप भ्रम में नहीं रहेंगे और होड़ में शामिल नहीं होंगे। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।